हिंदुस्तान में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, ये एक ऐसा मौजू है जिससे बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सियासत हो चुकी है, बहुत कुछ सियासत हो रही है। इसके बारे में काफ़ी ऑफिशियल डेटा भी मौजूद है, लेकिन काफ़ी मनगढ़ंत बातें भी हैं, बहुत से मिथ्स हैं। लेकिन कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस बात की जांच फॉरवर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एस.वाई. कुरैशी साहब ने अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ में की है। वो किताब अभी ताज़ा तरीन आई है, शाया हुई है। आज खुशकिस्मती से कुरैशी साहब हमारे साथ इंडिया न्यूज़ टीम के इस शो में हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं उनकी इस किताब के बारे में। कुरैशी साहब, तो हम शुरुआत करते हैं कि इस पे आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि एक दिमाग में सवाल है कि व्हाट हैज़ बीन द ट्रिगर, क्या हालात थे, कि क्या ख़ास वजह थी जिसने आपको इस सब्जेक्ट पे लिखने के लिए आपको आमादा किया? ये सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल एक्सीडेंटली शुरू किया था, मेरा कोई इरादा नहीं था, न मुझे इस पे कोई जानकारी और नॉलेज थी। 1995 में UNFPA के एक कंट्री डायरेक्टर थे, कैनेडियन थे, वो मुझे मिलने आए कि साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी पेपर फॉर फैमिली प्लानिंग मुसलमानों में कैसे कराई जाए, इस पर एक स्ट्रैटेजी पेपर लिखिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर, ना मैं फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में कभी काम किया था मैंने उस वक्त तक। तो मैंने कहा कि भाई मुझसे क्यों कह रहा हूँ, मेरी क्या इसमें वो है क्वालिफ़िकेशन। वो पीछे पड़े रहे कि नहीं आप कर सकते हैं, आप करें, और अच्छे खासा मुआवजा दे रहे थे। तो मैंने 1.5 लाख रुपए, जबकि मेरी तनख्वाह उस वक्त 5,000 रुपये थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं करूँगा, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा वो क्या? मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा। तो बड़ा हैरान हुआ कि साहब हमारे पास तो लोग पैसा मांगने आते हैं और पैसे का दबाव डालते हैं, और आप कहते हो पैसे नहीं लेंगे, और हम कोई काम मुफ्त नहीं कराते, पैसे तो लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं लूँगा पैसा, 1 रुपया। अच्छा, 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गिनी जाती है। तो उसमें हमने कहा कि आप मुझको ख़त लिखिए और मैं सरकार से परमिशन लूँगा, मुझे नहीं मालूम क्या निकल के आएगा इसमें, मैं परमिशन लूँगा और फिर बाद में आप हमको हमारा मुआवजा 1 रुपया दे दीजिएगा। तो इस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, 1 महीने में करना था, लेकिन मुझे 5 महीने लगे, क्योंकि छुट्टी नहीं ली थी मैंने, और काम के साथ मैंने किया। तो मेरी तो आंखें खुल गई, दिमाग के दरवाजे खुल गए, और मैंने ये पाया कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग का मुखालिफ नहीं था, बल्कि इस्लाम ने तो ये कॉन्सेप्ट 1400 साल पहले दिया। हैरानी की बात यह है कि 1400 साल पहले तो पॉपुलेशन का दबाव कहीं पूरी दुनिया में नहीं था। उस वक्त क्वालिटी ऑफ अपब्रिंगिंग, क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, और उनके औरतों की सेहत, बच्चों की सेहत, अपब्रिंगिंग, ये सारे बातें कुरान शरीफ में और हदीसों में ये बहुत सारी हैं। तो मैंने इस तरह इस सब्जेक्ट को स्टडी किया था, शुरू किया था। तो जैसा कि उसके बाद जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद, तो ख़ासकर ये बात जो राइट विंग फोर्सेस हैं ये कहती रही कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग को उनका मज़हब अप्रूव नहीं करता है, उसकी इजाज़त नहीं देता है, और एक दिन मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये खौफ काफ़ी रहा है, और ये हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव में काफ़ी रहा है। तो इसमें क्या हकीकत है, मुसलमानों की आबादी किस रेट से बढ़ रही है, और क्या ऐसा अच्छा है कभी? देखिए, राइट विंग के 2 एलिगेशंस थे, कई थे। उनमें सबसे पहला तो ये था कि मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और उनमें फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल बहुत कम है। दूसरे ये कि चूँकि आबादी उनकी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ये कि ये जानबूझ के ये कर रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लें, और 4-4 बीवियाँ ये करते हैं ताकि उसके ज़रिए बच्चे ज़्यादा पैदा करें, और जब ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये सारे जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उनको भी कैप्चर कर लेंगे। तो वहाँ से वो अपीज़मेंट वाला इशू निकल के आता है कि जो मुसलमानों को उनके प्रोपोर्शन से ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है डेवलपमेंट का।
तो इसमें से पहली दो बातें कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाईएस्ट है, ये ठीक है, ये इल्ज़ाम ठीक है। दूसरा ये कि उसकी वजह से पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, वो भी थोड़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन बाकी बातें जो हैं वो गलत है। और जहाँ मैंने ये दो बातें ठीक बताई कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाईएस्ट है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि उनमें फैमिली प्लानिंग की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 30-40 साल में उनका फैमिली प्लानिंग का एडॉप्शन हिंदुओं से ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैप था वो गैप कम हो रहा है। इन एनी केस वो गैप ऐसा नहीं था कि अगर हिंदू फैमिली के 4 बच्चे हैं तो मुसलमान के 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। इनके 4 थे तो मुसलमान के 5 थे, हिंदूज़ के 5 थे तो मुसलमान के 6 थे। 1.1 का डिफरेंस था। वो डिफरेंस भी अब घट के 0.5 हो गया, यानी आधा % रह गया। ये डिफरेंस क्यों कम होता जा रहा है? क्या इसकी वजह है कि क्या मुसलमानों में धीरे धीरे ये तालीम या उनकी जो माशी हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन है, सुधर रही है? मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग का एक्सेप्टेंस बड़ी हाई है, तेज़ी से बढ़ रही है। और कम्युनिटी के बारे में कम है, लेकिन जिस रफ्तार से वो टेकअप कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट, वो तेज़ है। इसमें ये देखा गया है, मैंने इसमें एक पूरा चैप्टर लिखा है कि एक्चुअली रिलीजन इतना फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि इक़्तिसादी हालत कैसी है, एजुकेशन कैसी है। जैसे जैसे तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। सर्विस डिलीवरी, डॉक्टर जाएंगे, नर्सेज जाएंगी वहाँ पे, तो बर्थ रेट घटता है। तो ये देखा है, ये फैक्ट है अक्रॉस द बोर्ड, हर कम्युनिटी के लिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं। फिर मैंने एक चैप्टर इसमें देखा है कि मुसलमान इन इकोनॉमिक इंडिकेटर में, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पाया कि सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसमानदा है। तालीम है तो उनमें सबसे कम है, गुर्बत है तो सबसे ज़्यादा है, डॉक्टर्स नर्सेज की अवेलेबिलिटी और एक्सेस वहाँ उनके लिए सबसे कम है। तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी और बैकवर्डनेस की वजह से उनकी बर्थ रेट जो हाईएस्ट है वो इस वजह से है। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर मुसलमानों का बर्थ रेट हाई है तो सेकंड हाईएस्ट हिंदुओं का है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे, वो नंबर 2 पे हैं। मुसलमानों का बर्थ रेट जो फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस है 45%। 45% मुसलमान आज की डेट में फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर चुके हैं। हिंदूज़ के 54%, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिखों का 80%, तो सिख ज़्यादा सबसे अच्छे हुए, उनको तो अच्छा कह लो, उनके तो अच्छा कोई कहता नहीं। तो अगर वो इतना अच्छी फैमिली प्लानिंग करते हैं, वेरी मॉडर्न, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, एंड एक्चुअली बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम शुड ट्राई टू फॉलो द 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि उनका बर्थ रेट जो है वो बहुत कम है। अच्छा, इस्लाम के अलावा जो हिंदुस्तान में और जो बड़े बड़े मेजर जो मजहबी ग्रुप्स हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, उनका फैमिली प्लानिंग के मुतालिक क्या एटीट्यूड है? मैंने इस किताब में मैंने ये देखा था कि फैमिली प्लानिंग की जब बात होती है सिर्फ मुसलमान की बात होती है, इस्लाम की बात होती है कि इस्लाम ख़िलाफ़ है, मुसलमान बहुत ज़्यादा कहते हैं। भाई इसमें बाकी मज़हबों का देखा ही नहीं गया था कि बाकी मज़हब क्या कहते हैं। तो मेरा एक चैप्टर है दुनिया भर के सारे मज़ाहिब के बारे में, जो मेजर मज़हब हैं, कि उनका एटीट्यूड क्या है। अब क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे सेक्ट हैं, हर सेक्ट फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ है। वो तो कॉन्डोम का इस्तेमाल भी का इजाज़त नहीं देते, जबकि इस्लाम में और में जो टेम्परेरी मेथड्स हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ स्टेरिलाइजेशन पे यूनानिमिटी है कि वो अन इस्लामिक है, लेकिन बाकी सारे तरीक़े तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें भी टेम्परेरी मेथड्स पे ज़्यादा जोर देने को कहा गया है कि स्टेरिलाइजेशन शुड बी बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, उसको न करें।
फोकस रखें स्पेसिंग मेथड पे, और वही चीज़ हमारे कुरान शरीफ में भी है, हदीस में भी। ज़माने में स्टेरिलाइजेशन बहुत बदनाम भी हो चुका है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि इमरजेंसी के ज़माने में जब स्टेरिलाइजेशन बदनाम हुई, उसका रिएक्शन आज तक चल रहा है, क्योंकि आज तक पॉलिटिशियन फैमिली प्लानिंग की बात करते में डरते हैं। तो जो बड़ी बदकिस्मती की बात है, पॉपुलेशन इज़ ए मेजर इशू देश का, हम सबको उसकी बात करनी चाहिए, नेताओं को करनी चाहिए। मैंने एक कमेटी बनी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, मैं उसका चेयरमैन था, ये देखने के लिए कि नेताओं में फैमिली प्लानिंग का एटीट्यूड क्या है उसकी तरफ। तो यही हमने पाया कि वो बात करते हुए डरते हैं। हमने देखा कि पार्लियामेंट क्वेश्चन कितने किए गए, वेरी फ्यू, 1% का भी 1/3 और सो, इतने 0.003% और समथिंग लाइक दैट एकदम सवाल करते हुए डरते हैं। तो हम उसके ज़रिए हमने ये कहने की कोशिश की नेताओं को कि भाई फैमिली प्लानिंग को आप अनटचेबल सब्जेक्ट न समझो, इसकी बात करो, लोगों में इसका प्रचार करो, और जो उनके दिमाग में रेजिस्टेंस है उसको दूर करने के लिए, अब जैसे मुस्लिम में भी अगर रेजिस्टेंस है जो है, तो क्या इस्लाम एग्जैक्टली क्या कहता है उन तक पहुंचाने की कोशिश तो करो। अच्छा पहुंचाओगे जब आपको ख़ुद पता हो, तो खुद किसी को नहीं पता। हेल्थ वर्कर, फैमिली प्लानिंग वर्कर्स को नहीं पता। मैंने भारत सरकार के कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी को जब मैं पेपर लिख रहा था 95 में, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा ये तो बताओ कि मुसलमानों में चूँकि रेजिस्टेंस है, आप मानते हैं, हम भी मानते हैं, उसको दूर करने के लिए आपकी कोशिशें क्या हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हिंदू मुसलमान का अलग अलग नहीं करते, हम तो जनता से जनरल अपील करते हैं ना। एज ए कम्युनिकेशन पर्सन, सोशल मार्केटिंग जिसमें मेरा PhD है, उसमें ये बताया जाता है कि पीपल आर नो टारगेट ऑडियंस, कि सिर्फ हम सारी जनता को कर दें, इट इज़ लाइक शूटिंग इन द डार्क। आप हवा में तीर फेंकिए, किसी न किसी को लग जाएगा। तीर आइडेंटिफाई करके फेंका जाता है जो टारगेट है। अब अगर एक टारगेट, तो टारगेट पीपल के सेगमेंट्स होते हैं, टारगेट ऑडियंस की सेगमेंटेशन होती है, जैसे अमीर और गरीब, मर्द और औरत, अर्बन और रूरल, यंग एंड ओल्ड, इन सबको से कम्युनिकेट करने के तरीक़े अलग होते हैं। और अब अगर जैसे ये मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ फॉर इंस्टेंस, अगर मुस्लिम में ये बिलीफ है कि इस्लाम के फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ है, तो हमें इसको चेंज कराना पड़ेगा। उसको चेंज कराने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? कुछ भी नहीं, कोई मसाला नहीं है, जानकारी नहीं है। तो अब जो मैंने इसमें लिख दी है, इसी से मैं वॉलंटियर करता हूँ कि मैं एक रिसोर्स बुक बना दूँगा, और बल्कि एक पूरा ट्रेनिंग करिकुलम वो बना दूँगा कि अगर आप ये देखिए कि जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास एक फैमिली प्लानिंग का वर्कर आए कि जी आपके कोई छोटी फैमिली रखनी चाहिए और फैमिली प्लानिंग कीजिए। मैं ये जवाब दूँ मेरा मज़हब उसके ख़िलाफ़ है, तो जहाँ मज़हब का नाम आ गया वो फैमिली प्लानिंग वर्कर अपना मुंह जो लटका के चला जाएगा वो तो, क्योंकि उसको तो ख़ुद नहीं मालूम। लेकिन अगर उसको ये मालूम हो कि नहीं ये आपका इंप्रेशन गलत है, आपका मज़हब बिल्कुल मुखालिफ नहीं है बल्कि फेवर करता है, और देखो ये हदीसें हैं, ये आयतें हैं, और ताकि उसको देख के एटीट्यूड चेंज हो, इसके लिए हम कोई एफर्ट ही नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इसमें रहा कि इसको हमने अच्छी तरह समझा नहीं, और इस प्रॉब्लम तो थी, उस प्रॉब्लम को काउंटर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अच्छा, दूसरे जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा, उन्होंने इस बात को कहाँ तक, फैमिली प्लानिंग को कहाँ तक अडॉप्ट किया, कहाँ तक परस्यू किया? मैंने इस पर एक पूरा एक चैप्टर लिखा है जिसमें 10 मुस्लिम कंट्रीज़ मैंने ली हैं, या मेजॉरिटी, या मुस्लिम मेजॉरिटी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट नाइजीरिया जहाँ 50-50 है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो और उसमें देखा कि फैमिली प्लानिंग एज ए स्टेट पॉलिसी उन कंट्रीज़ में, कंजर्वेटिव कंट्रीज़ हैं, ईरान फॉर इंस्टेंस, मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लाम ईरान बड़ा कंजर्वेटिव माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छी फैमिली प्लानिंग ईरान में है 72%, जबकि हिंदुस्तान में 55% है, वहाँ पे 72%। इसी तरह इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इन सब जगह फैमिली प्लानिंग एज ए स्टेट पॉलिसी। अब ये सब तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी और आरएसएस का कोई प्रेशर नहीं कि जिसकी वजह से उन्होंने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट की है। और वहाँ के जो मौलवी और मुल्ला हैं उन्होंने किसी ने अपोज नहीं किया, बल्कि उनको मस्जिदों से फैमिली प्लानिंग की बात की गई। तो अगर वहाँ पे हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता?
हमारे इमाम इसमें काम करें, इसमें हमारे उलमा इसमें काम करें, लेकिन हम उन तक पहुँचे तो सही, हमने उन तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की। ये मैंने इसमें फिर जोर दिया कि उन तक पहुँचो, उनको इन्वॉल्व करो। बल्कि हम अपने कुछ उलमा को भेजें इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश के, भाई ज़रा देख के आओ और आके यहाँ बात करो, या उन कंट्रीज़ के जो उलमा हैं उनको यहाँ बुला के उनसे इंटरेक्शन कराइए, तो हम भी सीखेंगे और लोगों में प्रचार करेंगे। इसमें मैंने एक इंटरेस्टिंगली बहुत साल पहले मैंने गुड़गांव ज़िले में मेवात एरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इमामों को मैंने पल्स पोलियो कैंपेन में इन्वॉल्व किया। मैंने देखा कि उनका इन्फ्लुएंस बड़ा होता है। आज किसी भी इमाम के घर जाओ या मस्जिद में जाओ, वहाँ पे 4-5 लोग बैठे होंगे, उनमें से 2-3 तो हिंदू होते हैं। कि भाई कोई औरत है कि मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, इमाम साहब मुझे तावीज़ दे दो, और या कुछ और दुख बीमारी है उसके लिए वो वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपका इतना इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी में, तो आप इसको उनके फ़ायदे के लिए क्यों नहीं यूज़ करते? आपको ये कैसे बर्दाश्त होता है कि कोई बच्ची जो 9-10 साल की हो गई, प्यूबर्टी की एज में आ गई, उसको स्कूल से विड्रॉ कर ले कि ये पराया धन है, इस पे लोगों की आंखें आएंगी? तो ये तो गलत बात है। सब बच्चों को पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। आपको ये कैसे बर्दाश्त है कि कोई बच्चे का पोलियो ड्रॉप्स उसको पूरे न दिए जाएं? तो आप इसमें लीडरशिप लीजिए। उन्होंने कहा ले लेंगे। तो मैंने कहा पल्स पोलियो कैंपेन करेंगे। तो तैयार हो गए। 1000 इमामों को हमने 400 टीमों में बना के पूरे गुड़गांव ज़िले में भेजा, पर्टिकुलरली मेवात एरिया में। गुड़गांव ज़िले ने पूरे देश में उस साल टॉप किया। अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे अखबारों में एडिटोरियल आए इस पे कि देखो इमामों को, तो इमामों को अगर हम अच्छा एजेंडा दें तो वो लेने को तैयार हैं। और कंस्ट्रक्टिव काम तो फैमिली प्लानिंग में भी हम उनको इन्वॉल्व करें, तो जैसा कि इंडोनेशिया में किया गया, बांग्लादेश में किया गया, तो हमारे इमाम उनसे कम थोड़ी हैं, वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है सारी कम्युनिटीज़ के लीडर्स को जो है इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक अफसोसनाक बात ये हो रही है कि चूँकि इसका एक खौफ सा दिला दिया गया है कि मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो कुछ लीडर्स हैं, सभी नहीं, वो इस बात के लिए उनको इस बात के लिए इंकरेज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, ताकि कहीं आगे चल के मुस्लिम साहब की से तादाद में ज़्यादा न हो जाए। तो मुझे लगता है कि क्या हमें इस जो सूरत हाल है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी, उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी इंगेज किया जाए कि जो ये गलतफहमी फैलाई जा रही है जिससे किसी मुल्क का फ़ायदा होने वाला नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, तरह सभी को आबादी कम करना मुल्क के ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। तो इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए? ठीक है, ये आपने ठीक कहा कि बहुत राइट विंग का काफ़ी प्रोपेगेंडा है कि देखो मुसलमान गिनती में बढ़ जाएंगे, पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेंगे, तो इसलिए वो हिंदुओं से कहते हैं कि हिंदुओं को चाहिए कि 10-10 बच्चे पैदा करें। मैं समझता हूँ ये बहुत बदकिस्मती की बात होगी कि अगर हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करने लग जाएं, और एक देश के पॉपुलेशन का क्या हाल होगा वो इमेजिन ही किया जा सकता है। मुसलमानों के लिए मैं कहूँगा कि अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडे से आप प्रभावित न हो, बल्कि इसको इग्नोर करें। बेशक वो 10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, अव्वल तो उनकी कोई किसी ने सुनी नहीं, ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हिंदूज़ में फैमिली प्लानिंग जो है बढ़ रही है, बर्थ रेट घट रहा है, किसी ने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन प्रोपेगेंडा तो है, मिस्चीवस तो है। मुसलमानों को चाहिए उसको बिल्कुल इग्नोर करें और फैमिली प्लानिंग को बड़े प्रोएक्टिवली अडॉप्ट करें। 2 से ज़्यादा बच्चे न होने दें और उनकी परवरिश अच्छी करें। यही इस्लाम का एक मैसेज है, एक सबक है जो हमें सीखना चाहिए, और ताकि एक अच्छी नस्ल हमारी बढ़ के आए और देश के और कौम के तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आपने अपनी बुक में मैथमेटिकल मॉडल का भी तज़किरा किया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश सिंह ने और एक स्कॉलर के साथ मिलकर किया है जी। तो उसके लिहाज से उन्होंने उसमें क्या, उस मॉडल में क्या पेश किया है? नहीं, ये तो क्या है, चूँकि ये प्रोपेगेंडा होता था कि मुसलमान जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं तो जल्दी वह हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। तो इसका एक पैटर्न देखते हुए कि 70 साल में क्या हुआ, उसको देखे हुए मैंने प्रोफेसर दिनेश सिंह को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप ये देखो इस रफ्तार से आबादी हर कौम की बढ़ रही है,
तो क्या वाकई मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे? तो इसका एक मैथमेटिकल मॉडल, एक चीज़ होती है कि आप टॉप मैथमेटिशियन हैं हिंदुस्तान के, आप इसका मैथमेटिकल मॉडल बना दीजिए कि कितनी जल्दी ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने जो मॉडल बनाया अपने किसी फेलो प्रोफेसर अजय कुमार साहब के साथ मिलके, प्रोफेसर अजय कुमार, कि ये पाया कि सवाल ही नहीं कि कभी भी मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएं। तो ये देख के मैंने छाप दिया पूरा मॉडल, जो उन्होंने लिखा था वो मैंने उन्हीं के अल्फाज में इसमें पूरा छापा है। तो इसके बाद लोगों को जो थोड़ी सी बदगुमानी या जो फैलाते हैं या उनको ख़ुद ये अप्रीहेंशन है वो दूर हो जानी चाहिए। इसके बाद ये तो मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर दिनेश सिंह और प्रोफेसर अजय कुमार कह रहे हैं। चलिए कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ इस किताब के ज़रिए तो बहुत से जो कुछ मिथ्स से जो गलतफहमियाँ थीं और उसको दूर करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि होंगी, इसके ज़रिए दूर होंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंडिया न्यूज़ टीम के लिए आपने वक्त निकाला और हमारे लिसनर्स के लिए, आपने व्यूवर्स के लिए बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।